नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज के आज के टक्कर के एडिशन में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, टक्कर का आज का एडिशन पब्लिक डिबेट एडिशन है, लेकिन जनता के बीच में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और वो है टैरिफ का। ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, उसका भारत पर इंपैक्ट क्या होगा। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, डेड इकोनॉमी है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है? जनता जनार्दन, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के आज के इस बेहद स्पेशल भारत के इकोनॉमिक एडिशन में। सियासत में दो मुद्दों पर घमासान मचा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ बॉम्ब है, तो दूसरी तरफ वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी का एटम बम है, जिसे वो कल फोड़ चुके हैं। हालांकि अपनी ही कही बातों पर वो शपथ पत्र देने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है, मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है, इस संविधान के सामने ओथ लिया है। ये तो फैक्ट ही बता रहे हैं कि वो कितना गलत बोल रहे हैं। जो डेटा में इतना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, मतलब इतनी तैयारी करके भी सच नहीं बोल सकते, तो तैयारी ही सच की नहीं है। मतलब प्रिपरेशन भी झूठ की है, और वो भी ऐसी जो पकड़ा जाए। लेकिन राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया तो विपक्ष ने भी सवालों की झड़ी लगा दी कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? दूसरी तरफ ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का मुद्दा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से इंपोर्ट पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। सवाल है कि ट्रंप की इस चिढ़ की वजह क्या है? अमेरिका भारत से कृषि और डेयरी क्षेत्र में असीमित पहुंच की मांग कर रहा है, लेकिन इन मांगों को ठुकराकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि किसानों के हित से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। चिढ़े हुए ट्रंप का हाल ऐसा है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को वो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, और राहुल गांधी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड इकोनॉमी, और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। प्रधानमंत्री जी इतने कमजोर हो गए हैं कि अमेरिका जैसे नचा रही है वैसे ही नाच रहे हैं। I also strongly condemn what Donald Trump said about India. He said the Indian economy is dead. Well, I don't agree. I can say Indian economy is in ICU. तो आज इन दोनों बड़े मुद्दों पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज की बहस का एजेंडा क्या है, आपको बता देते हैं। एजेंडा नंबर 1, ट्रंप टैरिफ पर सियासत करने से क्या विपक्ष को लाभ होगा, यानी फायदा होगा। दूसरा एजेंडा, टैरिफ विवाद, पीएम मोदी ने जता दिया है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा किसी भी हाल में। और राहुल को देश की एजेंसियों से ज्यादा भरोसा विदेशी प्रोपेगेंडा पे है। और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर राहुल के आरोप सही हैं, तो शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे राहुल गांधी, उससे भाग क्यों रहे हैं? यह आज के 4 बड़े एजेंडे हैं जिसमें चर्चा होगी। कौन कौन मेहमान है, मैं परिचय करा देता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के, महुआ माजी सांसद जेएमएम की राज्यसभा की, अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा में दीप्ति तनेजा, प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जोरदार स्वागत है तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, अभिनंदन है। सतीश के सिंह है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, वरिष्ठ पत्रकार है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और जनता जनार्दन का अभिनंदन है आज के प्रोग्राम में।
चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं आज की चर्चा की शुरुआत जनता से करता हूं, एक स्नैप पोल से करता हूं। मेरा पहला सवाल जनता से है। मेरा पहला सवाल यह है आपसे, देश की जनता, क्या आपको लगता है भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है? हाथ खड़ा करे जिसको लगता है भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, हाथ खड़ा करे। एक भी हाथ खड़ा नहीं है। दूसरा सवाल, क्या भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है? हाथ खड़ा करे किसी को लगता है ऐसा तो हाथ खड़ा करे, अगर एक को भी लगता है तो। एक भी हाथ खड़ा नहीं है। यह है विपक्ष का नैरेटिव जो कि धराशायी हो रहा है। मैंने आज जनता जनार्दन से ही बात को शुरू करा। सुधांशु त्रिवेदी, चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, भारत का लोकतंत्र समाप्त है और वोट की चोरी हुई है। इस नैरेटिव के बीच में मोदी कह रहे हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा। कैसे कर पाएंगे? पहली बात मैं वोट के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 1 सितंबर तक जिसको आपत्ति देनी है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है, मगर चुनाव आयोग को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी जब समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद आके हल्ला मचाएंगे। और जो लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था मर चुकी है, तो समझिए अभी भी इस 50% टैरिफ के बाद भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चौथे नंबर की हम अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, तीसरे बड़े हम सिविल एविएशन के सेक्टर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर हैं। और वो भारत जिसके बारे में इनके नेता कहते थे कि भारत वाले लोग कम समझदार हैं, टैक्स हैवी नहीं है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर पाएंगे। डिजिटल ट्रांजेक्शन में हम दुनिया के नंबर 1 देश हैं। और सिर्फ नंबर 1 नहीं है, दुनिया का 48% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है, जो अमेरिका चाइना दोनों को मिला दीजिए उसके बाद भी कम है। और चांद के छूते कोने को छूने वाले, दक्षिण ध्रुव को छूने वाले हम दुनिया के पहले देश बने हैं। मगर क्या बताएं, जिनके आंखों की शर्म ही मर चुकी हो, उनको भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से मरी हुई दिखाई पड़ेगी। आज मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, विपक्ष वालों को चैलेंज करके दुनिया का एक देश बता दीजिए जिस पर अमेरिकन टैरिफ न लगाया हो। बताएं, जैसे होता ना कौन बनेगा करोड़पति में, एक सवाल बताइए। दूसरा, दुनिया का एक जंग बता दीजिए जिसमें युद्ध विराम का दावा ट्रंप ने ना किया हो, चाहे वो कंबोडिया और थाईलैंड हो, चाहे वो ईरान और इजराइल हो, चाहे रशिया या यूक्रेन हो, या भारत या पाकिस्तान में हो। तो मेरे भाई, पूरी दुनिया में देखो क्या हो रहा है। हकीकत ये हो रही है कि सुनामी आई हुई है। सुनामी आई है तो आप करें जहाज हमारा डगमगा क्यों रहा? उनसे को भैया भूकंप आ गया, चारों तरफ समुद्र में लहरें उठ रही। वो कह रहे उससे नहीं सोचो, हमको तो जहाज के कैप्टन को इल्जाम देना है। तो मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जिन विपरीत परिस्थितियों में से इस देश को निकाला है, तो हमें इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, मोदी जी की तरफ से विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा, हमें इल्जाम मत दीजिए। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। बहुत बहुत आपने अपनी बात को रखा। विवेक श्रीवास्तव, देखिए, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, देश की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तो आप यहां कैसे खड़े होकर बोल रहे हैं? हम बचाने के लिए मर चुका है, तो हम ही तो बचाने ये लाइट कैसे जल रही है, ये एसी कैसे चल रहा है, ये यहां पर आए कैसे है, ये अर्थव्यवस्था मर चुकी है, और अगर लोकतंत्र मर चुका है तो आप कैसे बोल रहे हैं? हम लड़ने आए हैं, बचाने आए हैं, आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाने आए हैं। इन्होंने कहा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बताओ जहां ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया हो, दुनिया को कोई ऐसा देश बताओ जहां का प्रधानमंत्री जाकर के कहता हो अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, विश्व गुरु। ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो अटल है। अब देखिए अमेरिका के साथ नया अध्याय चलेगा, चीन की आवश्यकता नहीं, रूस की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं, मोदी ही मोदी, ट्रंप ही ट्रंप। किसने कहा कोई है ऐसा देश? ये है वो देश। और उसके बाद 30 टाइम्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाकर के पूरे विश्व में घूम घूम के कहते हैं मैंने फोर्स किया था उस सीज फायर को जो भारत और पाकिस्तान ने जिसको अपनाया। एक ही देश है, यह है वो देश। और उसके बाद यहां टैरिफ लगता है, पड़ोसी मुल्कों पे 16%, 19%, यहां 50% का टैरिफ है। यह है वो महान दोस्ती। जब विपक्ष कहता था अमेरिका की लाइन टो मत करिए, यही नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, बात भाजपा की नहीं है, वाजपेयी का हमने हमेशा सम्मान किया है। हम विपक्ष में थे, हमने उनकी नीतियों के खिलाफ बोला, लेकिन वाजपेयी पैलेस्टीन पे खड़े हो गए। आप बच्चे जाकर के यूट्यूब पे उनकी स्पीच को सुनिए, कैसे बब्बर शेर की तरह प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ने कहा कि भारत का एक स्टैंड पैलेस्टीन के साथ। और मोदी साहब चले गए इजराइल के पीछे, क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है छोड़ो पैलेस्टीन, और यहां के मुसलमानों को भी एक मैसेज मिल जाएगा। ट्रंप आएंगे साहब, ग्लोबल इस्लाम के खिलाफ हम लड़ेंगे, इस्लामिक टेररिज्म है। आपका विषय क्या है? आज का हमारा विषय है इकोनॉमिक्स है, आप इस्लाम पे चले गए। हाँ, तो रही है ना, आपने अपने देश को मिसमैनेज करा। विपक्ष की वार्निंग्स के बावजूद
ट्रंप ने टैरिफ लगाई, अच्छा, हमारी ये बताइए, इंसल्ट हुई, आपकी वार्निंग का पार्लियामेंट में आपकी वार्निंग का जनता में कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ आपको है। किसने वोट डाला? हाँ। आप तो विपक्ष के विपक्ष में ही चल रहे हैं तब से। नहीं, विपक्ष का, जब आप इलेक्शन कमीशन को, जो माननीय राहुल गांधी ने दिखाया है, कल रात को भी मीटिंग हुई है, यहां सांसद राज्यसभा की आई हैं, ये उस मीटिंग और डिनर पार्टी का हिस्सा थी। बाकायदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने तो आप रणनीति कभी मानते हैं बनाई है। अर्थव्यवस्था मर चुकी है और लोकतंत्र समाप्त? अरे नौकरी है नौकरी। कितनी मुश्किल से माँ बाप आपको भेजते हैं यहाँ पर, फीसें कितनी ज्यादा हैं स्कूल की, कॉलेज की। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। Absolutely, it's आप a dead economy. एक You are लोकतंत्र मर moving चुका towards है, a dead हाँ, economy. लोकतंत्र मर चुका है, हाँ या ना? बिल्कुल मरा हुआ है। अच्छा, अगर election अर्थव्यवस्था मैंने बोला तो मरा हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है? भाई देखिए, सुनिए, हाँ नहीं बोलिए, हाँ या ना बोलिए। डेड का मतलब ये नहीं होता, डेड का मतलब क्या होता है डेड का मतलब? एक सेकंड में बिल्कुल आप खड़े होइए, खड़े होइए। डेड का मतलब क्या होता है? सर मर चुकी है। मर चुकी है। डेड का मतलब क्या होता है? डेड का मतलब मरा हुआ होता है। मैं पीछे भी पूछ लेता हूँ, किसी के पास डेड का कोई और मतलब है मरे हुए के अलावा? किसी के पास है? डेड का मतलब क्या होता है? खड़े होकर बोलिए। खत्म। एकदम खत्म। मतलब डेड का मतलब मरा हुआ होता है, लेकिन डेड का मतलब वो मत समझिए जो बोला जा रहा है। अभी तक लेफ्ट वाले झूठा इतिहास पढ़ाते थे, अब झूठी भाषा भी पढ़ाने लगे कि डेड का मतलब कुछ और होता है। और झूठ कैसे बोलते हैं भाई साहब? कभी भी मोदी जी ने नहीं बोला अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई दूसरा देश बताइए जिसके नारे को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जाकर स्वीकार किया हो। ये थी भारत की धमक। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये तो वो थे 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी जाकर लंदन में क्या बोलते हैं? Why the defenders of democracy, America and Europe are silent? Why they are not interfering in India? ये है इस देश का दुर्भाग्य कि हमारा एक ऐसा विपक्षी नेता है जो जाके विदेश में कहता है कि मेरे देश में अमेरिका और यूरोप हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। और देखो इनका एक झूठा कारनामा, भारत के मुसलमानों को फिलिस्तीन से जोड़ रहे हैं। इसी परिस्थिति ने भारत को बर्बाद किया है। कोई आती है मोहतरमा तो फिलिस्तीन का बैग लेके आती हैं। एक है वो मोहतरमे मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, वो आके जय फिलिस्तीन बोलते हैं और ये आकर फिलिस्तीन के साथ जोड़ने लगते हैं, फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ जोड़ने लगते हैं। इन परिस्थितियों ने देश को इस समस्याजनक परिस्थिति में पहुंचाया है। इसलिए मेरा मानना है आज के समय में जब भारत एक नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है, चिंता मत करिए। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था यही समय है, सही समय है। आज से 30 साल पहले जब WTO आया था तब भी यह माना जा रहा था कि अमेरिकन कंपनीज आके कब्जा कर लेंगी और भारत दब जाएगा, मगर भारत उसमें से शक्ति बन के उभरा। और आज मैं एक बात थोड़ा सा अलग हटके मगर इस सब्जेक्ट के संदर्भ में कहना चाहता हूं। 1 जनवरी 95 को WTO बना था और आज जो हो रहा है ना, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ये दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन की शुरुआत है। कॉलोनाइजेशन यानी जिसमें इंग्लैंड ने हमको गुलाम बनाया था, वो चला 200 साल। कम्युनिस्ट जिनके लिए ये हाथ पांव मोड़ के बहुत चिल्लाते रहते हैं, वो चला 75 साल से कम में। ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा 30 साल। और रही बात रोजगार उसकी करें, बताओ आज महंगाई की दर कितनी है? बोलो 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 बोलो। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि 2.1 है। अब सुनिए दूसरा बात, अब सुनिए। और जहां तक पिछले मई का जो डाटा आया है उसमें 20 लाख नए लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में उन्होंने अपना अकाउंट खुलाया है, यानी 20 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सबसे सटीक आंकड़ा होता है जो अभी तक के पिछले 8-10 साल में भी भारत के इतिहास में कभी एक महीने इसीलिए झूठ बोलते हैं आंकड़ों के ऊपर। महुआ जी की बारी है। महुआ जी आपकी बारी है, बोलिए। अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि दूसरे देश क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मामले में, इसकी उन्होंने क्रिटिसाइज किया। अब आप बताइए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने हमारे देश के विपक्षी पार्टी और अपनी पार्टी के लोगों को, सांसदों को प्रतिनिधि बनाकर विदेशों में क्यों भेजा? फिर आपने उनका मदद मांगने के लिए या उनको बताने के लिए? तो ये भी तो विदेशी हस्तक्षेप ही हुआ ना भाई, कि आप क्यों उनको जताना चाहते हैं? नंबर 1। दूसरा क्या सवाल है? भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, आपको लगता है? भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है, भारत का लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, खतरे में है। लोकतंत्र में आपकी सरकार दूसरी बार आई झारखंड में। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहूंगी कि भारत की अर्थव्यवस्था खतरे में है। 50% जो टैरिफ लगाया है उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी और गरीबी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अमेरिका में भी बहुत भारतीय रहते हैं। छटनी होगी तो उसका प्रभाव सब तरफ पड़ेगा। और जब हम ऊपर से दिखाते हैं कि अमेरिका के साथ हमारी मैत्री है, तो आखिर ऐसा क्या है? आज भी पाकिस्तान से बुलाया गया है अमेरिका में,
मुनीर जी से बात करने के लिए। आखिर क्या बात है, कौन सी खिचड़ी पक रही है? आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान को चीन सपोर्ट कर रहा है। आपको नहीं पता लग रहा कौन सी खिचड़ी बन रही है वहां पर? हम लोगों को पता लग ये जाएगा, बिटकॉइन वाली खिचड़ी है। लगेगा तो फिर हम लोग निश्चित रूप से यहाँ आके बताएंगे। बिटकॉइन वाली खिचड़ी है ये। हमारे देश की सत्ता जिनके हाथों में है उनको अलर्ट हो जाना चाहिए कि इधर हम सामने दिखा रहे हैं कि हमारी दोस्ती है ट्रंप के साथ, हर एक के साथ। आखिर ट्रंप इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा में कहा कि अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं था, हम लोगों ने जब ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगाया, उसके तुरंत बाद वहां से ट्वीट आया कि नहीं हमने क्या 30 बार या उससे ज्यादा बार ट्रंप ने इसको कहा है कि हमने सीज फायर कराया। तो इसका खंडन होना चाहिए ना भाई। उनको बोलना चाहिए कि आप इस तरह से झूठ क्यों फैला रहे हैं। सांसद महोदय की बात का जवाब, आप भी एक सांसद हैं और जिस तरह से लोकतंत्र से लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रहार हो रहा है, आपका विचार? देखिए, जहां तक मैं लोकतंत्र की बात कहता हूं तो एक और फैक्ट बता देना चाहता हूं। दुनिया में सिर्फ 31-31% पॉपुलेशन डेमोक्रेसी के अंडर में है और उसमें से 18% हम हैं। अगर भारत को आप कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं, तो डेमोक्रेसी खत्म दुनिया में। केवल 14% पॉपुलेशन बचेगी डेमोक्रेसी के अंडर में। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट में जिन लोगों ने, अब देखिए, जिन लोगों ने केवल वोटर रिवीजन को लेकर समस्या पैदा कर रहे हैं, अच्छा, आप बवाल करते हैं। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, एक करके आप दोनों सांसद हैं, मैं बता रहा हूं बर्बाद कैसे किया जाता है। राहुल गांधी खड़े होते हैं और कहते हैं कर्नाटक की असेंबली का एक पूरा पीपीटी दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है ना। पूरी बात सुनिए, ये सुनिए, जो एड्रेस वेरिफिकेशन किसका काम होता है? स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी जाकर करता है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, चलो तुम्हारी सरकार है ना, तो कर्नाटका का सीएम क्यों नहीं कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस? डिप्टी सीएम क्यों नहीं कर रहा है? चलो आप चाहते हैं, सरकार को नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, आपने भाई अपने टर्न पे बोलिए भाई, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। कर्नाटक का कांग्रेस का प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस? कर्नाटक का से राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस का, वो क्यों नहीं कर रहा है? नेशनल इशू है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। कर्नाटक से खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, यानी राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि कर्नाटक के राज्य के बारे में भी उन्हीं की पार्टी के सीएम, डिप्टी सीएम, स्टेट प्रेसिडेंट और नेशनल प्रेसिडेंट ज्यादा उनको पता है। ये राहुल गांधी के लिए पीआर एक्सरसाइज हो रही है। अन्यथा वहां के राज्य के नेता से ज्यादा वो कैसे पता होने का दावा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक बात है। अब मैं एक बात कहना, एक लाइन में कहना, एक मिनट, एक बात मैं और फैक्ट रखना चाहता हूं, एक मिनट में पूरी बात कर दूं। वहां जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था उसमें उन्होंने आंकड़ों के साथ सारा दस्तावेज दिखाया, जिसमें कि चुनाव आयोग का ही दस्तावेज था, जिसमें गड़बड़ियां उन्होंने दिखाई। चुनाव रिग्ड था, आपको लगता है? मैं बता रही हूँ, पहले जवाब दीजिए इस बात का मैडम। मैं बताती हूँ। तो उनका कहना था कि आखिर चुनाव आयोग इसे ऑनलाइन क्यों नहीं कर देती? अगर ऑनलाइन कर दिया जाए तो आसानी से लोगों को पता चल जाएगा कि कितना फर्जी है, कितना नहीं है। किस चीज को ऑनलाइन करा जाए? वो जो डॉक्यूमेंट्स है चुनाव आयोग का, जो जिसका दिखाया था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सुबह में, ऑनलाइन करने की बात राहुल जी कह रहे थे। और जहां तक राहुल जी को ये तो पता होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर थोड़ी है जहां वो जो बोलेंगे वो होगा। वो तो इलेक्शन कमीशन है, वो तो अपने अनुसार काम करेगा। ओके, उन्होंने जैसा बताया कि उन्होंने महीनों की रिसर्च करा। मैं एक बात कहता हूं, कल राहुल गांधी ने किया पीपीटी, ठीक, और कहा कि 1 लाख, मतलब 1 लाख एक असेंबली में गड़बड़ वोटर हैं। तो पहले बता दें, उस असेंबली में वोट कितने पड़े थे, उस असेंबली में वोटर कितने और किस पार्टी कितने वोट पड़े। 1 लाख एक असेंबली, चलिए मान लिया। एक केवल जो केस होता है उसको अगर आप केवल गौर से देखना चाहें कि कौन कौन सा इसका डॉक्यूमेंट है, तो कितना समय लगेगा? 1 से 1.5 मिनट लगेगा ना। तो मतलब 1 घंटे में आप कितने कर पाएंगे? 50 या 40 कर पाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, विशेषज्ञ आके टीवी में बैठ गए, मैंने सारा स्टडी कर लिया। तो मैं पूछना चाहता हूं, सर आपने अपने टर्न पे बोलिए, जी बोल रही है ना। सुनिए, अगर 1 घंटे में आप 40 कर सकते हैं तो 10 घंटे में 400 और 25 घंटे में 1000, यानी 250 घंटे चाहिए पढ़ने के लिए। भैया 250 मिनट नहीं हुए, सारे विशेषज्ञ मैंने सब देख लिया है, सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। अरे भाई फैक्ट पे बात करो ना। अगर तुम ये कहने का प्रयास कर रहे हो कि ये सारी बात गड़बड़ है, और इससे मैं मजेदार बात कहूं, देखिए इससे बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता। यानी राहुल गांधी तो अपने एसआईआर का केस सबसे मजबूत कर रहे हैं। यानी वो कह रहे हैं एसआईआर नहीं, अब तो एनआरसी भी होनी चाहिए, ताकि सारी बात दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं आपको मौका दूंगा सतीश जी, आपको मौका दूंगा। सिर्फ 10 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। सुधांशु भाई, आपने जो भी एलिगेशंस राहुल गांधी ने लगाए उस पे आपने एक लाइन भी नहीं बोला। आपने क्या बोला? ये कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो कर्नाटका के प्रेसिडेंट क्यों नहीं कर रहे? तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों नहीं कर रहे? जो मर्जी करे, व्हाई डोंट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द इशू? एक नेशनल इशू है, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, शायद आप भूल गए।
वो बतौर कांग्रेस के फंक्शनरी के रूप में नहीं बोल रहे थे। कल जो मीटिंग हुई उसमें ये भी थी, महुआ मैडम भी गई हैं, जो आई हैं यहाँ पे डिबेट में हमारे साथ, सब लोग थे। तो एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन उन्होंने उस चीज को दिखाया। आपके पास उन एलिगेशंस का कोई जवाब नहीं है। ऐसा क्यों है? राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो गया है, भारत की अर्थव्यवस्था मर गई है, और आप उसका सपोर्ट करते हैं। आपने नहीं, लोकतंत्र अगर भारत में नहीं है तो चाइना में है क्या लोकतंत्र? अगर इलेक्शन कमीशन सऊदी अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, इराक में है, अगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठेगी, आप वोटर लिस्ट को रिग करेंगे तो डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। ओके ओके आपने मैनिपुलेट करके आप सत्ता में। सुधांशु जी, देन सतीश के और 25 सीट, सिर्फ 5 सेकंड और 25 सीटों का एलिगेशन है राहुल गांधी का, माननीय राहुल गांधी ने कहा। आपने बोला, 25 सीट में और मेरा सवाल यह है, राहुल गांधी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा और प्रियंका जी को तो सुप्रीम कोर्ट पसंद नहीं आ रहा। देखिए, विवेक जी को विवेक शून्य होकर बात नहीं करनी चाहिए। जो मैंने बात की एकदम विवेक शून्य। हाँ, विवेक शून्य क्यों? भारत के संविधान में यह व्यवस्था है, अब शून्य कि हाँ बता रहा हूं क्यों। भारत के संविधान में व्यवस्था है कि किसी भी असेंबली सेगमेंट में अगर वोटर को लेकर कोई आपत्ति है तो उस असेंबली सेगमेंट का व्यक्ति उसके लिए शिकायत कर सकता है। यदि बाहर का कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उसका एक प्रोफार्मा है कि उसे शपथ पत्र लिख के साइन करना पड़ेगा। कर्नाटक की असेंबली के लिए दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है, मगर उसका एक प्रोफार्मा है कि वो शपथ लिखे और उसमें अगर उसके द्वारा कही गई बात झूठी पाई गई तो जेल जाने का अधिकार है। बताओ, उस असेंबली के वोटर है क्या? इसलिए मैंने कहा कर्नाटक को जेल भी भेजेंगे क्यों नहीं कराया जा रहा है? चूंकि ईमानदारी से बात से टेक्निकली नहीं उठाना है, इसको लेकर बवाल करना है। मेरा विषय बहुत बड़ा है। ओके ओके, आप शून्य टाइप की बात कर रहे हैं। विवेक शून्य, मुझे कहा विवेक शून्य। मनोज कुमार की पिक्चर थी, सबने देखी होगी, उसमें कहा भारत ने जीरो बनाया मेरे भारत ने। वो गाना सुना है ना, और हम प्राइड फील करते थे, हम छोटे बच्चे होते थे कि जीरो इज एन इन्वेंशन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इंडिया को फिर शून्य कर दिया। आप देख लीजिए, जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं कोई हमारे साथ नहीं, शून्य समर्थक। इकोनॉमी में डेड इकोनॉमी होने जा रही है। अब उस पर आप पकड़ लेंगे डेड क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी तो डेड है। 80 करोड़ को राशन दोगे तो डेड है। इस पे एक लाइन बोल दूं, है ना? अब बोल लूं सर। हाँ, इनकी विवेक शून्यता का फिर प्रमाण देता हूं। उस गाने से पहले जब जीरो दिया मेरे भारत में, उससे पहले प्राण मनोज कुमार से कहता है क्या है इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड में? इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। तब मनोज कुमार गाना शुरू करते जब जीरो दिया मेरे भारत ने। आज वर्ल्ड की इकोनॉमी में आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा कहती है इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 15% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। गोल्डमैन सैक्स कहता है 16% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भारत बनना है। यह है विवेक शून्यता। यह है विवेक शून्यता। कहते हैं आप कह रहे हैं लोकतंत्र में शून्य है, इकोनॉमी में शून्य है। बिल्कुल। दीप्ति जी के बाद आता हूं, फिर सतीश जी के बाद आता हूं। सतीश जी भी वेट करें। दीप्ति जी, हम जीरो हैं, लोकतंत्र में शून्य है, अर्थव्यवस्था में शून्य है। आप सब जो इधर बैठे हैं सब शून्य है भाई, जीरो अंडा है आप लोग। हम सब पूरा भारत जीरो है जी। बताइए क्या कहेंगी? सर, क्योंकि बात यहाँ अर्थशास्त्र की हो रही है और मैं अर्थशास्त्री होने के नाते आंकड़ों पर ही बात करूंगी, फिर हम अपने आप जज कर लेंगे, ऑडियंस जज कर लेगी कि क्या हम वाकई ही जीरो हैं, डेड हैं कि नहीं है। हम पहले बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जो वर्ल्ड हमारा डेटा चलता है। 2014 में हम 130 से 140 की रैंक पे थे और 2020 में आखिरी बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसपे हम 63rd नंबर पे आ चुके थे कि पूरा वर्ल्ड यहाँ पे आके बिजनेस करना अपने आप को कितना बेहतरीन समझता है। फिर बात करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जो कहते हैं डेड है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ नहीं रही है। मैं केवल 14-24 का कंपैरिजन सारे कर रही हूँ आपके सामने। 2012 तक हमारी इकोनॉमी 9-9.5% की दर से बढ़ रही थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कारण जिसका ये था कि तब तक अभी हमारा ग्लोबलाइजेशन का डेटा सारा इंपैक्ट आ रहा था, फिर सबप्राइम क्राइसिस आया जिसका इंपैक्ट वर्ल्ड पे रिपल्स आना शुरू हुआ 2012 के बाद। फिर 12 से 14 तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर केवल 7-7.5% ही बढ़ पाई और 14 से लेकर 24 तक का आंकड़ा आज भी यही कहता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग 7 से 9% की दर तक सालाना बढ़ रही है, CAGR, जिसको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हम कहते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके एक्सपोर्ट पर। हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है 14 से 24 के बीच में। सर्विस एक्सपोर्ट तो कितना आगे बढ़ चुका है उसका कोई मापदंड अभी 5 टाइम्स हो चुका है। फिर हमारे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जिसको हम तो जीरो तो नहीं है कहीं पर भी। सर आपके सामने है डेटा, कहां से जीरो है आपको कहीं? सर नेगेटिव ना हो जाए ये आंकड़े। सर ये आंकड़े हैं क्योंकि आंकड़ों की बात होती है। मैं बताता हूं सर आंकड़े, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए, सर कंप्लीट करने दीजिए।
सर जीडीपी सतीश जी हमारा 2 से 4 ट्रिलियन हो चुका है। आरएसएस के आंकड़े मत सुनाइए, सर ये आरएसएस के आंकड़े हैं मैडम। सर चलिए अब पूरी हम तो नहीं मानते सर इसको। चलिए आप बताइए 80 करोड़ लोगों को रोटी देनी पड़ रही है, 21 लाख क्या करोगे इसका? सर जब 21 80 करोड़ को रोटी सरकार देती है, 5 किलो राशन, सर जब 21 लाख ये क्या करोगे कागजों का भाई? सर फिर हम एक काम करते हैं ना, सारे के सारे संस्थान बंद ही कर देते हैं। बंद मत करिए, सीआईसी बंद रिग्ड नहीं है, करिए। आपका ईईसी रिग्ड है, आपका सब कुछ ही रिग्ड है, आपका ये नेशनल स्टैटिस्टिक सर्वे रिग्ड है, सब कुछ ही रिग्ड है। सब तो कुछ संस्थाओं गलत की है। जरूरत अरे है। आंकड़े ही गलत हैं। एक आप बताइए, अच्छा चलिए सुनिए जी क्या ये आरएसएस के आंकड़े हैं। मैं इन्हीं से सवाल पूछता हूँ जी। अमेरिकन, मैं कोट कर दूंगा आपको, टॉप इकोनॉमिस्ट कहते हैं, और आप जाकर के चेक करिएगा, बच्चों गूगल पे जाकर जरूर चेक करना किस किस अखबार में लिखा है, 10 to 15 बड़े बिजनेस हाउसेस इस कंट्री को रन करते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है जिसकी वजह सर, से सर, नहीं हंगर था। इंडेक्स, फिर विवेक हंगर शून्य बोल इंडेक्स रहा इनको है। बोलने दीजिए, हंगर इंडेक्स पे जरा बोलिए, हैप्पीनेस इंडेक्स पे बोलिए, अच्छा 80 ये करोड़ लेफ्ट राशन कब पे से बोलिए मतलब जरा। पिछले जरा 50 साल बोलिए से जरा। बात कर रहा है। इन्होंने सतीश जी को आना पड़ेगा बीच के इन्होंने अंदर। सतीश के सिंह विनोद फिर इनइक्वालिटी इंडेक्स सबसे बेहतर स्थिति में है सबसे सर। अच्छी है, अमेरिका बेहतर, इसी बिल्कुल फिर सर। विवेक शून्य बोल रहा है। आप इनइक्वालिटी की सब बात कुछ नहीं अच्छा है कीजिए। भाई, सब कुछ अच्छा है, सबके पास सब सर, कुछ जब है। वो संस्था को ही सब नहीं अच्छा सबके है। पास सब कुछ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी अर्थव्यवस्था में सबके पास सब कुछ हो, नहीं, जो है, जो जो बिल्कुल जो है। जैस- अरे मैं देखिए है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये किसी मुल्क में नहीं होता। सर, एक सतीश बात जी और बोलना अरे बड़ी चाहूंगी शांति कि से मैडम सुन रहा है, जरा हमारा भी हाँ, सुन ये लीजिए। सर, काफी मैडम ने कहा कि अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर लीजिए। मैं केवल पूछना चाहूंगी, अब यहाँ पे एज अ नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रही हूँ, नॉर्मल सिटीजन की। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वीवीपैट चाहिए, चलो जी वीवीपैट से हो गया। फिर अब राहुल गांधी कह रहे हैं पहले था कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, फिर मुझे वीवीपैट चाहिए, वो हो गया। अब कह रहे हैं नहीं सर वीवीपैट से पूरा उसका वेरिफिकेशन हुआ। अच्छा ठीक है, सर, बीच में रैंडम करें, सैंपलिंग, सतीश सर, के रैंडम सिंह सैंपलिंग इंतजार कोई करें, चीज आप होती है। प्लीज बी फेयर। सर रैंडम सैंपलिंग कोई चीज होती है, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं सारे लोग, वो हुआ। अब वो कहते हैं कि मुझे डिजिटल चाहिए, वो होगा। फिर उसमें अगर वो नहीं जीतेंगे, फिर पता नहीं भगवान ऊपर से उतरेंगे, अवतरित होके इलेक्शन करवाएंगे तो होगा। भगवान को उतरना पड़ेगा अवतरित होकर, तभी इलेक्शन जीत पाएंगे क्या? दूसरा, आपको अभी जो इकोनॉमिस्ट मैडम ने बोला कि भगवान अवतरित होकर उतरेंगे तब इलेक्शन जीतेंगे, तब यकीन होगा। पॉइंट नंबर 2, भारत की अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र दोनों मर चुके हैं। आपको लगता है देखिए, सतीश जी? 2 एटम बम फूटा है, अच्छा, एक डोनाल्ड ट्रंप का फूटा है और एक जो है राहुल का दावा है। अब सुन लीजिए, आजादी के बाद ये 2 सबसे बड़ी घटनाएं, इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर कभी नहीं लगे, और आजादी के बाद से किसी विदेशी नेता ने भारत का इतना अपमान नहीं किया है। इससे आज तो कम से कम सुधांशु जी जरूर हमसे अग्री होंगे। मैं तो कहता हूं इनका हाल ट्रंप के साथ वो वाला है कि हम लोग 90 के दशक में गाना सुनते थे कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, दिल तोड़ दिया यार ने ही यार का। क्या हालत बना रखी है, क्या हालत बना रखी है सुधांशु जी। आज मैं मोदी जी के नेतृत्व में, मैं उनके नीतियों का विरोधी हूं, लेकिन पूरे देश की तरफ से, कम अपने तरफ से आज उनके नेतृत्व में हम आस्था जता रहे हैं कि इस ट्रंप नाम के दानव से लड़ो, हम आपके साथ हैं। ये एक दर्द मैं समझ सकता हूं अपने विरोधियों का। जब से मतपेटियां लुटनी बंद हो गई, इनको बहुमत मिलना बंद हो गया। जब से बूथ कैप्चरिंग बंद हो गई, इनको बहुमत मिलना बंद हो गया। वोटर आईडी कार्ड 94 से आया, उसके बाद कांग्रेस को बहुमत कभी नहीं मिला। इवन आप समझिए सीसीटीवी जब से हो गया तब से बहुमत कभी नहीं मिला। जब से ओपन मीडिया हो गया बहुमत कभी नहीं मिला। ओपन जुडिशरी हो गई बहुमत कभी नहीं मिला। लिटरेसी रेट 50% हो गई बहुमत नहीं मिला। तो उन लोगों को ये लग रहा है हे भगवान जाने कहां गए मेरे बीते हुए दिन, किसी तरीके से वापस आ जाएं मेरे बीते हुए दिन, इसलिए समस्या है। और मैं एक सीरियस बात कहता हूं, आप में से कितने लोगों को ये पता है, नहीं तो मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि ट्रंप ने इस टैरिफ में भी भारत के किन क्षेत्रों को पूरी तरह छोड़ रखा है? फार्मास्यूटिकल। अभी गुनगाने कर रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं उसको सुनो। वो कह रहे हैं अभी भी गुणगान कर रहे हैं अरे ट्रंप का। गुणगान नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं दोनों लोग विवेक शून्य हैं। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, फार्मास्यूटिकल को छोड़ा है, स्मार्टफोन को छोड़ा है। क्यों? यह दर्शाता है मोदी जी की सरकार आने से पहले केवल 2 फैक्ट्रियां थी, आज 240 है। आज दुनिया में स्मार्टफोन की सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग का दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। एप्पल की चाइना के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है। और मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ 2 साल पहले उसी एप्पल की फैक्ट्री में वर्कर्स स्ट्राइक होती है, उसी में तोड़फोड़ होती है, उसी में करोड़ों की लूटपाट की जाती है। अब मैं कहना चाहता हूं आज की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए, आज हाईटेक स्किल का जमाना है। आपने हाईटेक स्किल सीखी तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज ट्रंप की भी हिम्मत नहीं है कि फार्मास्यूटिकल के ऊपर लगा दे, क्योंकि 40% हमारे ड्रग्स उससे जाते हैं। मगर
मगर सुनिए, आपको मौका दूंगा, ये क्या सिखाना चाहते हैं? नौकरी 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 करते रहो। मेरे भाई, आज के जमाने में इतनी हाई टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, आईफोन बनाया। सुनिए, अमेरिका के जवाब तो आईफोन भारत चाहिए। से जाते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, विपक्षी बोला इन्होंने मुझे, तो मैं जवाब दे रहा हूं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ये 11 साल मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। 6% का इनोवेशन करते हैं, कहते हैं मेक इन इंडिया मोबाइल है। ये क्या बात हुई? आप जो है AI, एक मिनट आप बीच में बोलने नहीं दीजिए। तो AI के रेस में आप बहुत पीछे हैं। आज अगर मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया आदि में अगर शरीर सौष्ठव रहता, जो आप राष्ट्रवाद से बड़ा ओतप्रोत रहते, तो चीन के जैसा आज अमेरिका से आज से 1 महीना पहले टकरा जाते। टकराने की आप ताकत तो अब लाए हैं, क्यों नहीं लाया पहले ताकत? मैं बता रहा हूं, पर अब तो टकरा रहे हैं ना, अब तो टकरा रहे हैं ना। लगता है अभी पूरा टकरा रहे हैं। और कैसे टकराएंगे? क्या करेंगे? युद्ध कर दें अमेरिका के साथ? काम नहीं चलेगा। दिमागी 112 इंच चाहिए। फिर मैं कहता हूं विवेक शून्य है। फिर मैं कहता हूं विवेक शून्य है। देखिए, दिमाग कोने में रख के काम कर रहे हैं। मैं अभी बच्चों से पूछता हूं, अभी ग्लोबल AI समिट हुई थी, कहां हुई थी, कौन उसका कोच? अरे कहीं हुई थी, आप बताओ। नहीं पता है, आगे सिर्फ जान खाली रखने लगे। बताओ भाई, कहां हुई थी? अब बता रहा हूं जिनको। अरे आप चैट GPT बनाते, कुछ जो है सो डीप सर्च बनाते, कुछ तो नहीं है भैया। वो कह रहे हैं कि छाती वाला 56 इंच नहीं, दिमाग वाला 56 इंच चाहिए। 56 नहीं, 112 इंच चाहिए। 112 इंच चाहिए। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। दोनों दिमागदार लोग बता ही नहीं पा रहे हैं कि AI समिट हुई कहां थी। अभी 2 महीना पहले हुई यार समिट। मैं बता रहा हूं, अरे सुनिए, नहीं, ग्लोबल AI समिट तो ब्रिक्स की तरीका है। आप कह रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला। ग्लोबल AI समिट का मतलब दुनिया के सारे देशों ने AI में जो रिसर्च हो रही है उसके लिए पेरिस में अभी 3 महीने पहले समिट की, और उसका को चेयर कौन था? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दर्शाता है कि AI रोल आउट में और AI एडॉप्शन में खेलते रहो, क्या तरीका है बीच में डिस्टर्ब करते रहने का? करते रहो। नहीं, कोई आंकड़े ना माने, कोई समिट ना माने, कोई इलेक्शन कमीशन ना माने, सिर्फ आपको माने। सेमिनार करते रहो, सेमिनार, मीटिंग, कन्वेंशन। आपका तो काम ही है, इलेक्शन का काम ही है सेमिनार और मीटिंग करना। सरकार तो आपकी कहीं आती नहीं। आप जेएनयू में गंगा ढाबे के बाहर हो नहीं, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो आप यहाँ पर। जेएनयू में आप गंगा ढाबे के बाहर हो नहीं, सरकार आपकी कहीं आती नहीं। कर्नाटक में सरकार और केरल में आपकी सरकार है, इस बार क्या होगा पता नहीं है। और आप कह रहे हो सेमिनार और मीटिंग, आपकी तो दुकान ही सेमिनार और मीटिंग से चल रही है। ओके, ऐसा है कि त्रिपुरा इनके हाथ से जाने के बाद अभी कम्युनिस्टों के 3 पूर्व बचे हैं, एक क्यूबा, एक नॉर्थ कोरिया और एक जेएनयू का गंगा ढाबा। 3 जगह इनके 3 पूर्व बचे हुए हैं। इसीलिए, और देखिए कैसी माननीय राहुल गांधी कितनी बार बोले, अरे भैया राहुल गांधी इनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। और जब वायनाड से राहुल गांधी ने सीट छोड़ी, ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है, नहीं सुनिए, कि मुस्लिम लीग के सदस्य ने कहा कि हाँ, हमको बताया कि प्रियंका जी लड़ने जा रही हैं, टीवी पे हम उस समय बैठे थे, और जो कांग्रेस की कम्युनिस्टों की नेता थी जो इनकी लड़ी थी, उनका हमारी पार्टी को तो नहीं बताया है। सोचिए कैसे माननी है। इसे कहते हैं 100 जूते खाएं तमाशा। पहले महुआ माजी, यू आर ऑल्सो लीडर एंड ट्रंप इज ऑल्सो लीडर। आप ट्रंप को कैसा मानती हैं? बिल्कुल एक लाइन में अगर बताएं तो डोनाल्ड ट्रंप क्या है? वो क्या है? वो हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन उनकी बातों में इतना वो आज कुछ बोलते हैं, थोड़ी देर बाद कुछ बोलते हैं, तो हमें उन पर भरोसा नहीं। तालियां तालियां महुआ माजी के लिए, तालियां। हमें उन पर भरोसा नहीं है जी, लेकिन ये आपके सहयोगी दल भरोसा करके बैठे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बोला भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है, मतलब झारखंड जो आपका प्रदेश है जहां आपका शासन है वहां की अर्थव्यवस्था मरी हुई है क्या? वो भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे, वो खुलेआम दिखा रहे थे कि हम आपके दोस्त हैं, और आज वो पीठ पीछे से फिर पाकिस्तान के मुनीर जी को बुलाकर वहां पर दावत खिला रहे हैं। समझिए तो क्या बात है, क्या बात है? बिटकॉइन का कोई कनेक्शन तो नहीं है? 30 बार लगभग बोला, ये भी बोला कि हमने युद्ध विराम कराया। तो आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं देश की जनता को? या तो मोदी जी खुलेआम कहे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो कुछ और कहे। आप कह रही हैं मोदी जी या तो झूठ बोल रहे हैं उनकी बातों को। आपने क्या बोला? मोदी जी या तो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मोदी जी या तो कहे कि ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प बार बार दावा कर रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया है, और ट्रेड की भी बात की थी जो अभी दिख रहा है, ट्रेड की भी बात की थी जो अभी दिख रहा है। लेकिन वैसे एक लाइटर नोट पे बात बोलूं, सुनिए, एक लाइटर नोट पे
इन्होंने कहा ना ट्रंप के बारे में क्या लाइन कहना चाहूंगा, तो मुझे जानते क्या आता है, वो गोविंदा का 90 के दशक गाना है ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं बीच सड़क बिस्तर लगवाऊं, मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में हो सकता है ट्रंप कहे, ट्रंप ये कहे कल को जो दुनिया में हवा चल रही है वो मेरी वजह से चल रही है, धरती जो गोल है वो मेरी वजह से गोल है, धरती जो घूम रही है वो मेरी वजह से घूम रही है, और तो और ईश्वर का आशीर्वाद भी मेरी कृपा से मिलता है। ट्रंप ये भी कह सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर आता हूं सुधांशु त्रिवेदी, आज आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप को रीड करने में आपसे गलती हुई है? क्या ट्रंप पे ओवर डिपेंडेंसी एक बड़ी मिस्टेक हो गई है? जवाब इस बात का। देखिए, जो लोग हमसे कहते हैं, जो ये आपसे सवाल है, नहीं मैं बता रहा हूं जो सवाल है वो कितना गलत सवाल है। जो हार्डकोर यूएस एलाइज हैं, यूरोपियन यूनियन, उससे न सिर्फ विड्रॉ किया उन्होंने अपनी सपोर्ट को और उसके ऊपर टैरिफ लगाया, जापान उसको घुटने पे ले आए और राइस का मार्केट खुलवा दिया, मगर मोदी जी ने कहा कि मैं अपना एग्रीकल्चर का मार्केट नहीं खोलूंगा और देश के किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करूंगा। जापान कौन है? उनका हार्डकोर एलाई। साउथ कोरिया उसको झुका लिया, सिंगापुर उसको झुका लिया, कनाडा को तो कहना शुरू कर दिया 51 स्टेट। क्या बात करते हैं साहब, वो तो अपने दोस्तों के साथ जो उनके एलाइज थे उनके साथ ये सब किया है, भारत के जज करने में नहीं। अब पूरी दुनिया सोच रही है, मगर हां एक बात मानना पड़ेगा, जज करने के मामले में राहुल गांधी जो हैं वो बहुत सटीक जज करते हैं। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? याद है ट्रंप ने तो 31 मई को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर यह भी लिखा कि जो बाइडेन जो है ये तो बहुत पहले 2020 में ही खत्म हो गए थे, ये उनका रोबोटिक क्लोन है, यानी जो बाइडेन जो दिख रहा वो है नहीं। और राहुल गांधी जी ने भी, याद है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आकर दिल्ली में क्या बोला था, जो राहुल गांधी तुम देख रहे हो ना वो तो है ही नहीं, ये वो राहुल गांधी नहीं है जिसको तुम देख रहे हो। तो मुझे लगता है उनकी मानसिकता को, मन को जज करने में राहुल गांधी जो है वो शायद ज्यादा समझदार है। दीप्ति जी, आप काफी देर से हाथ खड़ा कर रही हैं, एक ऑडियंस का भी सवाल है, ऑडियंस के भी कुछ सवाल है। ठीक है दीप्ति जी, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? मैडम पहले टैरिफ पे बोलिए। बिल्कुल टैरिफ पे ही बोलना चाह रही हूँ सर मैं, क्योंकि बात टैरिफ की आप लोग कर रहे हो, जो टैरिफ का इंपैक्ट है। बच्चों, मैं आप लोगों से केवल ये पूछना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ, क्या आप जानते हो कि कितना % ट्रेड है हमारा यूएस के साथ? पूरा क्या परसेंटेज है वो हमारी टोटल ट्रेड का? हम यूएस को केवल $87 बिलियन का जो ट्रेड करते थे, जो हमारा एक्सपोर्ट था $87 बिलियन का था, विच इज जस्ट 17% ऑफ आवर टोटल ट्रेड फिगर, जिसमें से जैसे सर ने बोला कुछ सेक्टर्स तो जीरो टैरिफ पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और सर्विसेज। $15 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स है, $11 बिलियन के करीब फार्मा है, $29 बिलियन के करीब सर्विसेज है। बचा खुचा कितना? $32.5 बिलियन आउट ऑफ अ 4.19 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसके असर की अगर हम बात कर रहे हैं, कितना असर होगा वैसे? सर कितना असर होगा ये आपके सामने है, ये अवसर है हमारे लिए। एक डर जो है, अवसर है हमारे लिए। ये आंकड़ा गलत है सर, ये आंकड़ा भी गलत है शायद। हाँ जी, आंकड़ा आपका सही है सर, लेकिन आप उसको इतना कम दिखा रही है ना, इसीलिए तो ये पूरा भारत बताता हूँ ना कैसे। मैं दिखा नहीं रही हूँ, एक मिनट। और सर क्योंकि बात जीरो तो नहीं हो जाएगी हमारी अर्थव्यवस्था? सर वो तो हो ही चुकी है। सर एक आखिरी, क्योंकि बात बहुत शाराना हो चुकी है, क्योंकि बात बहुत शाराना हो चुकी है, तो एक मैं भी कुछ अर्ज करना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, तुम्हें हर इंसान सही नहीं मिलेगा। याद कीजिए किसके बारे में बात हो रही है। तुम्हें हर इंसान सही नहीं मिलेगा, हर लहर तुम्हारी नाव को आगे नहीं बढ़ाएगी, मगर तुम्हें फैसले लेने होंगे, लोगों के साथ चुनना होगा, जिंदगी के किनारे पर खड़े होकर बस दूसरों की कश्ती को उतरते चलते देखना जिंदगी का नाम नहीं है। और यही है मोदी जी का अपना काम करने का तरीका। जी। ओके, एक सेकंड। सतीश जी, भारत की अर्थव्यवस्था शून्य है, आप मानते हैं ऐसा? कभी ये तो कहने की बात है, शून्य कैसे होगा? तो राहुल गांधी का बयान गलत था? मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखिए, जिस अर्थ में कहा गया उस पर ध्यान देने की बात है। फू करके मजाक में उड़ाने से कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं बचा आप लोग के पास, खाली मजाक उड़ा के आप चीजों को कम आंक देते हैं। यही तरीका है आपका काम करने का। इकोनॉमी का बात कर रही है ना प्रोफेसर साहब, उनको पूछिए कि जिस देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, जहां से आपको ट्रेडिंग सरप्लस 87 बिलियन का आता है, उससे कितनी नौकरियां जाएंगी? एक मिनट जी बोलिए। किन किन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा? इतना परेशान क्यों झूम रहे भाई? कह रहे कि व्यक्तिगत कीमत चुकाना पड़ेगा।
किन किन क्षेत्रों पे होगा? आपका कपड़ा उद्योग, आपका मतलब मशीनरी उद्योग, आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, आपका केमिकल, आपका ये एक जगह पाला हुआ था, वही सामान भेजो भेजो। डेमोक्रेटाइज क्यों नहीं किया आप ट्रेड को? एक मिनट, अभी अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ क्यों लगाया? क्योंकि हम रशिया के साथ ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बात अब बताइए, झूठ बोल रहे हैं खड़े खड़े यहाँ पर कि वो क्यों नहीं किया आपने? रशिया के साथ हमारा व्यापार सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं हो रहा है, रशिया के साथ सबसे ज्यादा डिफेंस का भी हो रहा है। S-400 भी हम रशिया से खड़े खड़े झूठ बोलने लगते हैं। नहीं, ये झूठ नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा। क्या बात करने लगते हैं? रशिया से है आपका, लेकिन तो रशिया को कौन कह रहा है कि इंडोनेशिया से नहीं है, तो आप फ्रांस से रफाल लिया, फ्रांस से नहीं है, जर्मनी से ऑटोमोबाइल का नहीं है, कोरिया से सैमसंग नहीं है, चाइना। सतीश जी शांति। ऑपोजिशन खड़ा होकर के कहता था अपने नेबर्स के साथ रिश्ते सुधारिए, पाकिस्तान चीन कुछ तो करिए, ना श्रीलंका आपके साथ, ना नेपाल आपके साथ, बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान पहले ही नहीं, चाइना भी नहीं। तो कहते थे अरे गलवान में हम लड़े हैं, विवेक श्रीवास्तव तुम कह रहे हो कि लेट देयर बी टॉक्स, देयर विल बी नो टॉक्स। मोदी साहब ने सीधा कह दिया है शी जिनपिंग हमारे हैं और चाइना को ध्वस्त कर देंगे। आज जा रहे हैं मिलने प्राइम मिनिस्टर, आज जा रहे हैं, अब उन्हें तो डर है अब की बार शी जिनपिंग सरकार, हर बार शी जिनपिंग की सरकार, हर बार जा रहे शी जिनपिंग की सरकार, कहीं ये ना होना शुरू हो जाए भाई। अरे मैं तो मोदी पर डर रहा हूं, ट्रंप के बाद अब ये ना ये एक बात बताइए, ये हर बार शी जिनपिंग की सरकार, ये तो दिल से निकला है। अरे दिल से नहीं, ये दिल से निकला है। एक बार फिर स्वागत है आपका, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अभी सर ने बोला था कि हमारी इकोनॉमी डेथ हो गई है, लेकिन सर 2014 पे अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी 10th स्टेज पे आती थी और अब 4th आ गई है सर जी। तो सर मैं वो पूछना चाहूंगी, आंकड़ों में फंस रहे हो और ये फंसाए जा रहे हैं सर। आंकड़े नहीं, वो रोज अरे 80 करोड़ लोगों को भोजन हम कराती है सरकार। फ्रेजाइल 5 में थे, वहां से टॉप 4 टॉप 3 में आ गए हैं। फर्क ये है हर रोज बढ़ रही है, अगर महंगाई भी बढ़ी है तो हमारी इकोनॉमी ही बढ़ा रही है। ओके, क्या प्रश्न? बिल्कुल। अगर आप दोबारा पावर में आए तो सबसे पहला काम कौन सा करोगे? क्या डेड ही कर दोगे या और डेड कर दोगे? पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को हटाओ। वो कह रहे डेड ही कर दोगे या और डेड कर दोगे? जैसे एप्पल में हड़ताल करवाई है, जैसे एप्पल में हड़ताल हुई है वर्कर्स की, हर जगह होनी चाहिए। एक मजदूर और एक मालिक का हड़ताल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हर जगह एप्पल की तरह हड़ताल होनी चाहिए। मालिक और मजदूर का स्टेटस एक होना चाहिए। ये आंकड़ों की बात करते हैं ना, विवेक की विवेकशीलता पर, फिर ये कहते हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है। तो इस देश में स्मार्टफोन कितने हैं? 1 अरब। इंटरनेट कनेक्शन कितने हैं? 92 करोड़ से अधिक। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कितने? 80 करोड़। अब 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में अगर अब 25 करोड़ बच्चे मान लीजिए, तो 1 अरब 10-15 करोड़ की आबादी हुई। अब अगर उसमें से आप वो 50-55 हटा भी दें तो उस 80 करोड़ में से 40 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास स्मार्टफोन है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया था कि कोई व्यक्ति अगर गरीबी से निकला है और वो उसने अब आकर अपनी सुविधाओं को देखना शुरू किया है तो उसे सपोर्ट कुछ समय तक देते रहने की जरूरत है। इसीलिए पूरा आंकड़ा बताओ ना कि भारत में कितना स्मार्टफोन है, कितना इंटरनेट कनेक्शन है और कितने लोग एरोप्लेन पे चल रहे हैं। भारत में 8 करोड़ लोगों के पास ऑटोमोबाइल है। ठीक है सुधांशु जी, कितना बड़ा परिवर्तन है 8 करोड़ परिवारों के पास। सुधांशु जी आपने अपनी बोला, ओके, लेकिन एक सवाल आया कि अगर विपक्ष सरकार में आएगा तो क्या पूरा डेड ही कर देगा? पूरा मामला इकोनॉमिक डेड है, लोकतंत्र डेड है, पूरा डेड ही कर देगा? यही सवाल था ना आपका यही सवाल था ना? ये दोबारा पावर में आए, दोबारा पावर में आए तो क्या करेंगे? मतलब आप लोग सबको डेड कर देंगे? जो देश में जो कमियां दिख रही हैं, एक विपक्ष में रहने के कारण वो कमियां सबकी नजर में आ गई हैं, उसे सुधारने की ना कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। आपको भी लगता है राहुल गांधी ने कल एटम बम फोड़ा है? बिल्कुल फोड़ा है, इसलिए कि उनको पता ही नहीं था लोगों को कि इतनी बड़ी गड़बड़ी है। झारखंड में भी गड़बड़ हुई है, मैं सवाल झारखंड में भी गड़बड़ी थी, लेकिन वहाँ की जनता ने इतना अधिक वोट दे दिया कि हम लोग मतलब झारखंड में जीते, वहाँ झारखंड में जनता वोट कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र में जनता वोट नहीं कर रही। और बड़ी जीत होती जो कम दिख रही है। पहली बात तो जो कह रहे हैं अगर खुदा ना खास्ता ये लोग आ गए सत्ता में, जानते क्या होगा? देश की इकोनॉमी डेड और इनके सारे परिवारों की इकोनॉमी अहेड होती चली जाएगी। देखिए अब रही बात इसकी, पार्टी में कितने सांसद परिवारवाद से उपजे हैं, ये आंकड़ा हमारे पास भी है। आप नहीं, पार्टी के लीडर की बात हो रही है। नहीं, पार्टी लीडर क्या पूछा था मैंने सवाल पूछा था, इन्होंने बोला हमारी और बड़ी जीत होती, वो तो हमारे वोट इतने आ गए कि अपनी जीत कर ही नहीं पाए। ये बताइए, आम आदमी पार्टी 70 में 67 सीटें जीती थी, इससे बड़ी जीत क्या होती? 70 में 63, इससे बड़ी जीत क्या होती?
तो झूठ बोलने की भी कोई इंतहा है भैया। 70 में 67 सीटें जीत के कोई पार्टी बैठी हुई है और कह रहे हैं उसके बाद ये सब इलेक्शन रिगिंग हुआ था, फलाना हुआ था। एक सेकंड शांति, मैं अब देख क्योंकि बैलेट बॉक्स लूट सकते हैं। बैलेट बॉक्स में 1 मिनट में 100 आदमी बैठ के 100 वोट डाल सकते हैं, जो ईवीएम में नहीं पॉसिबल है। इसलिए आपको बैलेट बॉक्स से प्रेम है। जब तक बैलेट बॉक्स लूटते थे तब तक आप सत्ता में थे, अब लूटने बंद हो गए। कितने देश ईवीएम छोड़ करके बैलेट बॉक्स में जा चुके हैं या इंटरनेट से वोटिंग करा रहे हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। सारे डेवलप्ड देश, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, आपके यूरोप में नहीं, पर ये कितना इलॉजिकल लग रहा है। आपने जो लॉजिक दिया कि हमारे वोट इतने ज्यादा है कि इनके पास कुछ मौका ही नहीं था, मतलब और महाराष्ट्र के अंदर वोट की चोरी हो गई, झारखंड के अंदर ये जीते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस जीते हैं, बीजेपी हार गई। एक बात बताइए, और कर्नाटक के अंदर कांग्रेस जीत गई और वहां पर बीजेपी हार गई वहां पे, और लोकसभा के अंदर लोकसभा के अंदर मोदी की अपनी सीटें 240 आती हैं। क्या कहेंगे आप? मेरी बात सुनिए। अब आप ये जहां मैनिपुलेट कर पाते हैं करते हैं, लेकिन मेरा एक ही प्रश्न है, जब बार बार हम ईवीएम की बात करते हैं इलेक्शन कमीशन से, इनको क्यों दर्द होता है? अगर ये बहुत पॉपुलर हैं, इनकी पार्टी बड़ी पॉपुलर है, प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर, कैसा डर? आओ बैलेट बॉक्स हम तुम्हें उसमें भी हराएंगे, बोलो ना एक बार, क्यों नहीं बोलते हो? डर लगता है? बैलेट बॉक्स नहीं 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 नहीं, ईवीएम ही रखो, जीतने का मौका मिलेगा। यही है ना, क्या कर लोगे? देखिए, ये तो आप दोनों जुगलबंदी कर ली है, महुआ माजी और विवेक ने। सुधांशु त्रिवेदी का जवाब भी बनता है। मैं तो इसे कहना चाहता हूं ना, बोलो भाई, कह दो जब मैं चुनाव जीतूंगा तो अब मैं कहूंगा मैं शपथ नहीं लूंगा, दोबारा चुनाव करवाओ बैलेट बॉक्स से। बोलो पूरा का पूरा 2024 रद्द कराओ, पूरा 2024 रद्द करा दो, विपक्ष तैयार है। 2024 के चुनाव को रद्द मान लो, विपक्ष तैयार है। सारे मेंबर पार्लियामेंट इस्तीफा दे देंगे इस्तीफा। महुआ माजी भी देखिए, ये जुगलबंदी हो गई है। मैं सुधांशु जी इकट्ठा जवाब लेता हूं, आप भी बोल लीजिए। महुआ जी, जी पॉइंट रखना आप सांसद जिम्मेदारी से बोलिए। 24 का चुनाव रद्द होना चाहिए, नहीं, और 24 का चुनाव रद्द होना चाहिए, झारखंड का चुनाव भी रद्द होना चाहिए, विधानसभा का। झारखंड का तो बिल्कुल रद्द नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अभी इनके एक सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं एक सवाल का जवाब पूछना चाहती हूँ। इन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स से करके ही सारी गड़बड़ियां हुई थी, इसीलिए सत्ता में पहले थे लोग और अब नहीं है। मैं कहती हूँ कि हमारी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, उनके कितने सारे कैंडिडेट्स को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है, तो क्या वो भी उसी ये में नहीं है? वो कह रहे लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए, विधानसभा का तो नहीं ना। 2024 का लोकसभा चुनाव देश का अद्भुत चुनाव था। नॉर्मली जब चुनाव का परिणाम आता है तो किसी एक पार्टी के कार्यालय में मिठाइयां बंटती हैं, पटाखे फूटते हैं और दूसरे में सन्नाटा होता है। यहां पहली बार दोनों पार्टियों के कार्यालय में पटाखे फूट रहे थे और वह मिठाइयां बंट रही थी। क्यों? हम तो भैया स्पष्ट बहुमत पाया एनडीए और भाजपा रह गई 240 पे। ठीक, इसकी बात की खुशी इतनी हो रही थी किसके द्वारा? जो थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट नहीं तय कर पाया था, यानी जो लड़का लगातार फेल हो रहा था वो थर्ड डिवीजन पास होने पे जितनी खुशी मनाता है, मेरिटोरियस बच्चा फर्स्ट डिवीजन पर भी वो खुशी नहीं मनाता है। इस कारण से हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं, जानते प्रॉब्लम क्या है? अगर यही बात थी तो 1 साल बाद क्यों याद आ रही है? फैक्ट क्या था याद करिए। चुनाव परिणाम के बाद यूं करके कांग्रेस कार्यालय में क्या हो रहा था जानते? इनको क्या लग रहा था कि गठबंधन सरकार तो मोदी जी चला नहीं पाएंगे और तो फटाफट गिर जाएगी। लोग कहते 2 महीने में गिरी, 4 महीने में गिरी, चंद्रबाबू नायडू छोड़ देंगे और ये नीतीश कुमार छोड़ देंगे। अब इन्हें लगा कि भैया वो लोग तो अब बिल्कुल पूरी तरह साथ में हैं, अब तो वो वक्फ बोर्ड पे भी साथ में, अब क्या करें? अब कहो जी चुनाव गलत था, फलाना था, इलेक्शन ये करो, फलाना ढिमाका करो। ये हार की खीज है, जिसे एक लाइन में कहूंगा, कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा। कुंठा मन में राखिए बिन कुंठा के काबा, कुंठा से नेता बने देखो राहुल बाबा। ओके, सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? सतीश, शायरी चल गई, एक दूसरे को अटकने पटकने का काम चल गया, लेकिन सच्चाई ये है कि देश पर इस समय गंभीर संकट है। अच्छा, आपको लगता है लोकसभा का चुनाव रद्द होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, लेकिन एटम बम भी नहीं फूटना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। आज का विचार, धरती पर इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी है। ऊपर बैठा भगवान इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी है। बस यही फर्क है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई नहीं है, भारत की अर्थव्यवस्था जिंदा है। भारत का लोकतंत्र सबसे प्रचंड और सबसे मजबूत है, चाहे कोई कुछ भी बोले। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट।